हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ए अ कैनन फायर्स 2 शॉट्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। द फर्स्ट शॉट इज एम्ड एट पॉइंट सी टॉप ऑफ द टावर, बट द कैनन रीचेज बेस बी ऑफ टावर आफ्टर टाइम t1। पहला शॉट आप ए से जब फायर करते हैं तो आप एम कर रहे हैं इस पॉइंट सी को। आप एम तो उधर कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये कैनन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। आते आते आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि टाइम t1 के बाद ये बेस बी को हिट करता है। दूसरा शॉट, द सेकेंड शॉट इज फायर्ड एट डबल द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द कैनन हिट्स पॉइंट सी द टॉप ऑफ द टावर आफ्टर टाइम t2। दूसरा जो शॉट है वो 2 अल्फा एंगल पे फायर किया जा रहा है। पहला अगर शॉट अल्फा एंगल पे था तो दूसरा शॉट का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 2 अल्फा है। इस शॉट को जब आप फायर करिएगा तो आप देखेंगे कि ये जो कैनन है वो टॉप ऑफ द टावर पे टाइम t2 के बाद हिट करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ये वाला जो डिस्टेंस ए बी है ये फाइंड करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। और ये भी ध्यान रखिए कि दोनों जो कैनन फायर हो रहे हैं दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ द कैनन यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है, वो अलग अलग हो सकता है। क्या होगा क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में आपको ए बी फाइंड करना है और ए बी जो है वो t1 और t2 के टर्म्स में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। अब तक अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो वीडियो को अभी भी पॉज करिए। अटेम्प्ट करने के बाद आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए। ये आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा कि अगर हम लोग कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल अल्फा पे तो मोशन कैसा होता है। ऐसा ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है पैराबोलिक कर्व बनता है और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो जो प्रोजेक्टाइल है वो इस जगह पे यहाँ कहीं हो सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल है RT, उसको हम लोग अगर एक 2 डायमेंशनल वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस RT दिस इज इक्वल टू जो भी उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है प्लस इनिशियल वेलोसिटी VI टाइम t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये a भी वेक्टर है, VI भी वेक्टर है, R0 भी वेक्टर है। ये हम लोग लिख सकते हैं। ये आप लोग समझ जाइए कैसे आया। ये बहुत सिंपल जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी को हम लोगों ने 2 डायमेंशन में बस लिखा है। ये RT भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ध्यान रखिए ये रिलेशन हमने वेक्टर के टर्म्स में लिखा है। जनरली हम लोग इसको अगर 2 डिफरेंट स्केलर के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिख देते हैं कि y एट t दिस इज इक्वल टू y0 प्लस VI में कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट इंटू t, ऐसे कर देते हैं VIT प्लस कर देते हैं हाफ AY t स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। और फिर xt में कर देते हैं xt इज इक्वल टू x0 प्लस VXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया 2 स्केलर इक्वेशन। लेकिन उसी 2 इक्वेशन को आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना। और जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उस केस में तो हम लोग जानते हैं कि जो भी एक्सेलरेशन a होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, -g इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा। x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है ना। तो प्रोजेक्टाइल के केस में अगर हम लोग इस R0 को ओरिजिन कर दें यानी कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग 0 कर दें तो सीधे सीधे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि RT यानी कि पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं VI इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो a वेक्टर है वो -g के डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये एक वेक्टर हुआ, ये एक वेक्टर हुआ। देखिए ये वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो इसको अगर आप वेक्टर के टर्म्स में ट्रीट करें तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए मैं थोड़ी सी थियरी यहाँ समझा रहा हूँ कि ये RT क्या है, ये एक वेक्टर है। ये किस किस वेक्टर का सम है, VIT। ध्यान रखिए VI क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यानी कि इनिशियली आपने अगर इस प्रोजेक्टाइल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया है तो वो वाला वेलोसिटी वेक्टर, उसको आपने एक टाइम t स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा VIT क्या हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर है। उसी तरह हाफ a वेक्टर इंटू t स्क्वायर तो स्केलर है लेकिन ये a वेक्टर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -g के डायरेक्शन में होगा यानी कि ये नीचे की तरफ आ गया। तो
पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, दिस वी आई टी यानी कि ये वाला वेक्टर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ए क्या है नीचे की तरफ है, जी यहाँ पे कर दिया तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों मिला करके आपको पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी देते हैं। और ये किसी भी टाइम के लिए हो सकता है, इस टाइम के लिए, इस टाइम के लिए, इस टाइम के लिए, या फाइनली आप यहाँ पर पहुँच जाइए उस टाइम के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू होता है। और ये इक्वेशन ऑलवेज ट्रू है। ये बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसी इक्वेशन को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करके दो अलग अलग इक्वेशन लिख देते हैं। लेकिन अगर आप उन दोनों इक्वेशन को एक में लिखना चाहें तो इस वेक्टर रिलेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए फ़ायदा ये हो रहा है कि ये आपको बता रहा है कि किसी भी टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर है वो किस किस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इंटू टी और सीधे ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग ऐसे जगह पे होते जहाँ पर ये जी है ही नहीं, मान लीजिए कि जी इक्वल टू जीरो है, हम लोग आउटर स्पेस में हैं, तो पोजीशन कैसा होता, सीधे सीधे इस डायरेक्शन में होता ना। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं है, फ्री स्पेस में है, तो अगर आप प्रोजेक्टाइल को इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो पोजीशन किसी भी टाइम पे क्या होता है, इसी लाइन के अलॉन्ग होता है। लेकिन ये हाफ जी टी स्क्वायर वाला फैक्टर क्या कर रहा है, उस पोजीशन को नीचे ला रहा है, उस प्रोजेक्टाइल के मोशन को नीचे खींच रहा है, यानी कि ऐसा कर्व बना रहा है, पैराबोलिक शेप में ला रहा है। तो ये नीचे किसके कारण आ रहा है, इस हाफ जी टी स्क्वायर वाले टर्म के कारण। अगर जी नहीं होता तो क्या होता, प्रोजेक्टाइल सीधा इस डायरेक्शन में अपना बेचारा चला जाता है। और ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, जो आपका इनिशियल थ्रो करने का डायरेक्शन है ना, जो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उस डायरेक्शन में है। ये जो वी आई वेक्टर है किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये जो वी आई वेक्टर है या जो वी आई टी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल बनाएगा। अगर हाफ जी टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता तो प्रोजेक्टाइल तो सीधे इस डायरेक्शन में ही चला जाता, लेकिन इस हाफ जी टी स्क्वायर के कारण ये जो प्रोजेक्टाइल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। और नेट पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, इस वी आई टी और इस हाफ जी टी स्क्वायर दोनों का वेक्टर सम। ध्यान रखिए ये हमने वेक्टर सम लिया है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ, फर्स्ट शॉट जब हम लोग फायर करते हैं तो इस डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि अल्फा एंगल है, लेकिन क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर टर्म प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे कहीं आएगा, ऐसे आएगा ना, यहाँ पे बी पे हिट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब फर्स्ट शॉट हमने फायर किया तो हम लोग इस सी को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो तो अल्फ़ा है। तो ये वाला वेक्टर क्या है, वी आई टी, अभी हमने बताया था ना, और ये क्या हो जाएगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर। इसको टी वन कर देते हैं क्योंकि पूरा मोशन होने में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आने में क्वेश्चन में दे रखा है कि T1 टाइम लगता है। यानी कि आपने यहाँ से पहला शॉट जब फायर किया तो आप एम कर रहे हैं इस पॉइंट सी को। और ध्यान रखिए अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं होती और आप एम कर रहे हैं सी को, तो सीधे सीधे आपका शॉट जो है वो सी पे जाके लग जाता है। लेकिन ये नीचे आ गया, क्यों नीचे आया, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर हाफ जी T1 स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाता है, आर टी जो है वो किसके बराबर होता है, वी आई टी। वी आई हो गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, प्लस करना होगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये जो हाफ जी टी स्क्वायर है ना, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसके कारण नीचे आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर पहुँच गए और ये एंगल कितना है, ये एंगल है अल्फ़ा, आपने अल्फ़ा एंगल पे इसको थ्रो किया। अब फर्स्ट केस में जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसको नाम हम लोग v1 कर देते हैं, क्योंकि अभी दूसरा केस आएगा तो उसमें हम लोग को v2 लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं tan अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस ए बी को हम लोग x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना। आप इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस है हाफ जी T1 स्क्वायर। ये ए बी हमें फाइंड करना है, उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हाफ जी T1 स्क्वायर बाई x। अब हम लोग सेकेंड शॉट को फायर करते हैं, उसमें भी देखिए क्या होगा। आपने शॉट यहाँ से फायर किया 2 अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे,
घूमते 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 ये इधर आ गया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो जब सेकेंड शॉट हमने फायर किया उस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 2 अल्फ़ा। अब यहाँ से 2 अल्फ़ा एंगल पे हमने शॉट फायर किया तो क्या होगा, ऐसे जाते 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 अब ये नीचे की तरफ झुकने लगेगा प्रोजेक्टाइल और ये फाइनली सी पर आ गया। तो सेकेंड केस में अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता तो प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में जाता, इस डायरेक्शन में जाता, 2 अल्फ़ा एंगल के अलॉन्ग चला जाता, ऐसे चला जाता। लेकिन ये आया कहाँ पर, सी पे। ये कितना नीचे ड्रॉप किया, इतना नीचे ड्रॉप किया। ये किसके बराबर होगा, हाफ जी T2² के बराबर। यही समझना इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल जो ड्रॉप हो रहा है किसी भी पॉइंट पर वो हाफ जी टाइम स्क्वायर के बराबर होता है। तो सेकेंड केस में ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हाफ जी T2²। अब सेकेंड केस में आप देखिए ये लिख सकते हैं tan 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू ये जो वर्टिकल हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस 2 अल्फ़ा है सेकेंड केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो सेकेंड केस में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर वाले ब्लैक लाइन के अलोंग, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस dB डिवाइडेड बाई x। अब ये dB क्या होगा, हाफ जी T2² प्लस हाफ जी T1² डिवाइडेड बाई x करिए तो tan 2 अल्फ़ा हो जाएगा हाफ जी T1² प्लस T2², ये तो हो गया, डिवाइडेड बाई x दोनों में रहेगा ही। तो देखिए हमने tan अल्फ़ा फाइंड कर लिया, tan 2 अल्फ़ा फाइंड कर लिया। और आपको ये भी पता होगा ट्रिगोनोमेट्री से कि tan 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसका इस क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए आपको g T1 T2 और x उसमें एक रिलेशन मिल जाएगा। tan 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan 2 अल्फ़ा की जगह आप ये लिखिए हाफ जी T1² प्लस T2² बाई एक्स दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या है, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 टाइम्स tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ जी T1² बाई एक्स, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन है तो अब आप देखिए कि ये एक गंदा सा रिलेशन आ गया x T1 T2 में, ठीक है। अब इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, देखने में डरावना लगता है लेकिन ये सिंपल अलजेब्रा ही है और कुछ नहीं है। होपफुली यही आना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है। अब वो कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए बेसिक फंडा क्या था, बेसिक फंडा आपको ये देखना था कि आप पॉइंट कर रहे हैं अगर सी की डायरेक्शन में लेकिन पहुंच रहे हैं बी की तरफ, तो जितना आपका नीचे वर्टिकल ड्रॉप हुआ ये हाफ जी T1² के बराबर होगा। उसी तरह जब आप 2 अल्फ़ा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्टाइल को और आप पहुंच गए सी पे, तो जो नीचे ड्रॉप हुआ इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से ये ड्रॉप कितना हुआ, हाफ जी T2²। इसी दोनों का यूज़ करके और एंगल अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा है तो हम लोग tan 2 अल्फ़ा और tan अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। फिर ये रिलेशन यूज़ करते हैं tan 2 अल्फ़ा इजकल टू 2 tan अल्फ़ा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसका यूज़ करके आपको x T1 T2 में एक रिलेशन आता है, उसका यूज़ करके आप फाइंड कर लीजिएगा x की ये वैल्यू आ जाएगी।